नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में दोस्तों। और साथ ही साथ इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और दिशा निर्देश के बारे में। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो लैंडमार्क जजमेंट है वो दिया गया है हाल ही में, रिसेंटली 25 सितंबर 2025 को। दोस्तों, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट आई है ना, ये आई है चेक बाउंसिंग को लेकर सेक्शन 138 के मामले में, चेक बाउंसिंग के मामले में। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में जो मुख्य जो सिटीज हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, दोस्तों इन शहरों में सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग के जो मामले हैं, जो केस मुकदमे हैं दोस्तों, वो लाखों में लंबित पड़े हैं। दोस्तों, इनकी पेंडेंसी, इनका जो वर्कलोड है वो बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों कोर्ट के ऊपर है। डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत में सेक्शन 138 एनआई एक्ट को लेकर ऐसे मामलों को, चेक बाउंसिंग के मामलों को निपटाने के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाई गई है दोस्तों, एनआई एक्ट सेक्शन 138 के लिए। फिर भी अभी भी सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग को लेकर बहुत सारे केसेस, मामले अभी भी दोस्तों ऑन गोइंग है और पेंडेंसी में है दोस्तों। अभी तक उन पर कोई भी फैसला नहीं आया है। डियर फ्रेंड्स, खास करके जो मेट्रो सिटीज है, जो शहर है दोस्तों, वहां पर जो व्यापारी वर्ग है वो रेगुलर मैनर में दोस्तों लेन देन करता रहता है, व्यवहार ट्रांजैक्शन करता रहता है चेक के माध्यम से। और इन्हीं सब कारणों की वजह से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पैसा समय पर नहीं मिलता है और जब चेक को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो वह चेक डिसऑनर्ड हो जाता है और ऐसे में यह मामला आगे चलकर दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच जाता है। कंप्लेंट के रूप में सेक्शन 138 में दोस्तों कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। सो कोर्टों में बढ़ती सेक्शन 138 की जो मामले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और कोर्ट पे सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का जो वर्कलोड है, जो केस की पेंडेंसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों और सेक्शन 138 में जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला आए, पारदर्शिता रहे, स्पीडी ट्रायल हो दोस्तों और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, जस्टिस मिले दोस्तों। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंसिंग के मामले को सुनते हुए उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दी और कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी जारी किए दोस्तों, कुछ ठोस दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसे हर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हर एक हाई कोर्ट को फॉलो करना होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर एक राज्य के हाई कोर्ट को, हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्लियर कट दिशा निर्देश दिए हैं कि ये जो भी गाइडलाइंस हम इस लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर दे रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसका कड़ाई से, इनके प्रोविजंस का, इनके प्रावधान का, इनके गाइडलाइंस का, जो भी गाइडलाइंस हम इशू कर रहे हैं, इनका कड़ाई से इनका पालन होना चाहिए। ये चीज का एग्जीक्यूशन, अनुपालन होना चाहिए। ये नियम कानून को फॉलो किया जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट को। दोस्तों, सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का जो मामला है ये समरी ट्रायल के अंतर्गत आता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन चेक बाउंसिंग 138 के मामलों को समरी ट्रायल की तरह ना चलाकर इसको काफी लंबा खींचा जा रहा है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। कोर्ट में केसों की संख्या, केसों की पेंडेंसी, लगातार बड़ी संख्या में सेक्शन 138 के कंप्लेंट केस मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं और कोर्ट के ऊपर वर्क का जो बर्डन है, जो वर्कलोड है, वो बढ़ते जा रहा है। इस वजह से सेक्शन 138 के मामले को समरी ट्रायल की तरह तो चलाया जा रहा है, लेकिन समरी ट्रायल का जो प्रावधान, जो प्रोविजंस है, उसके तहत जल्द से जल्द कम समय में सेक्शन 138 के मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है और इसको एक रेगुलर केस की तरह चलाया जा रहा है दोस्तों। इन सारी चीजों के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ध्यान को केंद्रित किया और देखा और दोस्तों इसी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट और कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि ये सेक्शन 138 के जो मामले हैं ये जल्द से जल्द निपटाए जाए और हर एक ट्रायल कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को, सेशन कोर्ट्स को दोस्तों इनको निर्देशित किया है कि कोशिश करे, ट्राई करे कि सेक्शन 138 के मामले यदि सेटल्ड हो जाए, कंपाउंड हो जाए, समझौता हो जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होगा। इससे जल्द क्या होगा, अधिक से अधिक केसों का निपटारा कर दिया जाएगा। दोनों पार्टी को मोटिवेट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि इस मामले को आपसी समझौते से सेटल्ड कर लिया जाए। इस बात पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी जोर दिया दोस्तों, काफी प्रेशर दिया कि कोशिश किया जाए
कि दोनों पार्टी को समझा बुझाकर मामले को सेटल्ड, कंपाउंड और सेटल्ड कर दिया जाए एकदम शुरुआती तौर पर, इनिशियल स्टेज। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में कंपाउंड सेटलमेंट समझौते के ऊपर भी काफी दोस्तों जोर दिया है। दोस्तों आइए जरा समझ लेते कि एग्जैक्टली जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट आई है उस केस का टाइटल क्या है और उस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के नए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। दोस्तों केस का टाइटल, नाम, क्रिमिनल अपील नंबर, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज नोट करिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है, एक जजमेंट है दोस्तों, क्रिमिनल अपील नंबर 1755 ऑफ 2010। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, मामला था संजय बीच तरी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर्स। इन दो पक्षों के बीच में यह मामला था दोस्तों, और इसको लेकर, इस मामले में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी, और जजमेंट के बाद दोस्तों इसी जजमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी बताए। तो दोस्तों उसी गाइडलाइंस के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट कैसे बन गई, और इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, दिशा निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात कह दी कि ड्यूअल सर्विस ऑफ समन्स। अब ड्यूअल सर्विस ऑफ समन्स मतलब क्या होता है कि पहले दोस्तों सेक्शन 138 के मामले में जो आरोपी, जो अक्यूज थे, उनको समन्स फिजिकल तरीके से भेजे जाते थे दोस्तों, कागजी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो केस का जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, अब वह आरोपी को, अक्यूज्ड को दोस्तों समन्स, जो नोटिस है, वह इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी समन्स भेज सकता है। और उनको बोला है कि आप भेजिए, इससे क्या होगा, उनको फटाफट जल्दी उनको समन्स मिलेगा, उनको नोटिस मिलेगी, उनके जानकारी में आएगा कि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, अब जो समन्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और कोई भी जो मैसेजिंग जो एप्स होंगे उनके माध्यम से भी अब समन्स भेजा जा सकता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट को यह भी कह दिया कि अब आप दस्ती समन्स के थ्रू, दैट मीन्स कि पर्सनली आप जाके अपने हाथों से आप समन्स, आप अक्यूज को, आरोपी को दे सकते हैं दोस्तों। दैट मीन्स कि आप हैंड डिलीवरी दस्ती समन्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के माध्यम से भी आप समन्स नोटिस सर्व कर सकते हैं, और आप दस्ती समन्स आप खुद जाके, इन पर्सन आप जाके, आप अक्यूज के हाथों में आप समन्स देकर आ सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, तेजी आएगी, स्पीडी ट्रायल चलेगा, जो आरोपी है, जो अक्यूज है, उसको जल्द से जल्द उसको समन सर्व हो जाएगा, उनको नोटिस मिल जाएगी दोस्तों। तो ये था फायदा दोस्तों ड्यूअल सर्विस ऑफ समन्स। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी की सुविधा, यदि जो आरोपी है दोस्तों, जो अक्यूज्ड है, यदि वो शुरुआती स्टेज पर ही, प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस के स्टेज पर केस दायर हुआ, कंप्लेंट दायर हुआ, समन्स गया उसको, यदि उसी स्टेज पर यदि वह मामले को सेटल्ड करना चाहता है, वह बकाया राशि का भुगतान करना चाहता है, तो दोस्तों वह तुरंत इमीडिएटली वह क्यूआर कोड, यूपीआई लिंक, दैट मीन्स कि ऑनलाइन के माध्यम से भी वह पेमेंट कर सकता है। दैट मीन्स कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक क्यूआर कोड की बात कह दी, यूपीआई लिंक, यूपीआई आईडी की बात कह दी। तो यहाँ पे जब समन्स आएगा तो समन्स के ऊपर एक क्यूआर कोड एक वहां पे प्रिंट होगा, तो आप उस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो अमाउंट आपको देना है, उस अमाउंट को देकर आप मामले को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। पेमेंट इमीडिएटली करेंगे तो वहां पे ये माना जाएगा कि आपने पेमेंट करवा दिया और मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों क्या होता था, पहले लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते थे, डीडी के थ्रू करते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें 3 से 4 दिन लगता था। तो उससे क्या होता था, 1-2 तारीख और आगे मिल जाती थी। कभी कभी क्या हुआ, चेक के माध्यम से दिया तो वापस चेक डिसऑनर्ड बाउंस हो जाता था। तो ये सारी चीजों को, ये डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूपीआई और स्कैनर, क्यूआर कोड की बात कह दी कि आप इमीडिएटली, आप यदि आप किसी भी स्टेज पर, यदि आप मामले को सेटल करना चाहते हैं, आप बकाया राशि का भुगतान करना चाहते हैं, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, यूपीआई आईडी, यूपीआई लिंक के माध्यम से भी आप भुगतान और पेमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, और कभी भी आप शुरुआती स्टेज पर करिए या फिर किसी भी स्टेज पर करिए। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन भुगतान की एक सुविधा दे दी गई है दोस्तों। इस बात के बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर कहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में एक मैंडेटरी सिनॉप्सिस के बारे में एक बात कही है कि जब कोई भी कंप्लेनेंट शिकायत करता है, यदि कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है सेक्शन 138 को लेके मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो फाइलिंग के समय दोस्तों इंडेक्स, अनुक्रमणिका के बाद उनको एक सिनॉप्सिस एक ऐड करना होगा, और उस सिनॉप्सिस के अंदर मेन एप्लीकेशन के पहले और इंडेक्स के बाद के बीच में एक सिनॉप्सिस ऐड करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मेट जारी किया है। उस फॉर्मेट के अंदर दोस्तों चेक के मामले में, चेक के संबंध में, जो चेक डिसऑनर्ड हुआ, जो चेक बाउंस हुआ है, उसके संबंध में चेक की पूरी डिटेल्ड जानकारी, बेसिक जो जानकारी है, शॉर्ट और समरी टाइप में,
उस फॉर्मेट में जो भी जानकारी पूछी गई है उसको फिल करके उस सिनॉप्सिस को आपको फिल करना होगा और उसको आपको इंडेक्स के बाद और मेन एप्लीकेशन के पहले आपको बीच में आपको टॉप में लगाना होगा। इससे क्या होगा, जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे या फिर जो भी प्रिसाइडिंग जो कोर्ट होगी, जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, जब उस इंडेक्स को सिनॉप्सिस को देखेंगे तो उनको पूरे कंप्लेंट के बारे में उनको जल्द से जल्द पता चल जाएगा और इससे क्या होगा, जो केस की सुनवाई होगी वो थोड़ी सी तेजी से होगी और स्पीडी मैनर में होगी। तो पूरे केस की जो बेसिक जो डिटेल्स है वो आपको एक फॉर्मेट, एक फॉर्म जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस फॉर्म को फिल करके उस चेक के संबंध में बेसिक डिटेल्स आपको वहां पे फिल करना होगा। दोस्तों अगला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगली जो गाइडलाइंस दी दोस्तों वो दी है कॉग्निजेंस को लेकर। कॉग्निजेंस लेने के बाद, मामले में कॉग्निजेंस संज्ञान लेने के बाद ही आरोपी को, अक्यूज को समन्स भेजे जाए। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि कॉग्निजेंस और संज्ञान लेने से पहले ही कोर्ट के द्वारा आरोपी को, अक्यूज्ड को सम्मन भेज दिया जा रहा है। पहले देखा जाए कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, वो सारी चीजों को देखने समझने के बाद ही सम्मन्स जारी किया जाना चाहिए। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस गाइडलाइंस में, इस अपने जजमेंट में स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन करने के लिए कहा है कि हर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को, प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्वेश्चन पूछने होंगे आरोपी से, उनसे दोस्तों, कि ये जो चेक है, ये चेक क्या आपने जारी किया था, क्या इस चेक के ऊपर आपके सिग्नेचर्स हैं, क्या आपने पैसे लिए थे। तो कुछ इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको आरोपी से, अक्यूज्ड से इस प्रकार के प्रश्न पूछकर कंफर्मेशन लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही है कि जब कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, जब वो कंप्लेंट फाइल करे तो वह अक्यूज्ड और आरोपी के ईमेल आईडी को, उनके ईमेल आईडी, उनके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर या फिर कोई अन्य जो मैसेजिंग जो एप्स है उसके संबंध में भी अपने उस कंप्लेंट की फाइलिंग में उसका भी जिक्र, उसका भी इंफॉर्मेशन दे। और ये सारी चीजें करने के बाद एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र भी वहां पर दे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि जो आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप डिटेल यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो सही है, परफेक्ट और ट्रू है। इसको लेकर भी एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट, एक सपोर्ट, एफिडेविट इन सपोर्ट वहां पे उस फाइलिंग के साथ में सबमिट करना होगा किसको, जो शिकायत करता, जो कंप्लेनेंट है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कंपाउंडिंग को लेकर, सेटलमेंट को लेकर। दोस्तों एक 15 साल पुराना एक मामला था, दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल 2010 के मामले में भी इसी तरीके से कंपाउंडिंग को लेकर, सेटलमेंट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की थी 15 साल पहले 2010 में। डियर फ्रेंड्स, अब जो नया जो सेटलमेंट और कंपाउंडिंग को लेकर जो नया जो गाइडलाइंस जारी किया गया है दोस्तों, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि जो अक्यूज्ड, जो आरोपी, यदि वह मामले को सेटल्ड करना चाहता है या फिर दोनों पार्टी रेडी होती है, मामले को कंपाउंड करवाना चाहते दोस्तों, तो ऐसे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी है कि यहां पर दोनों पार्टी यदि रेडी है और जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो कोर्ट है, उनको भी दोनों पार्टी को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि मामले को सेटल्ड कर लिया जाना चाहिए शुरुआती और इनिशियल स्टेज पर। यदि आरोपी, अक्यूज्ड, चेक का जो भी अमाउंट है, यदि उसका भुगतान, उसका पेमेंट डिफेंस एविडेंस, मतलब कि अक्यूज्ड की जो एविडेंस है, जो डिफेंस है, यदि उसके पहले बकाया राशि, चेक की अमाउंट का भुगतान, रीपेमेंट यदि कर देता है तो मामले को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, मामला सेटल्ड हो जाएगा, मामला वहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा दोस्तों, विदाउट एनी कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, कोई पेनाल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं दोस्तों। तो डिफेंस एविडेंस की स्टेज से पहले यदि भुगतान, पेमेंट कर दिया जाता है तो विदाउट एनी कॉस्ट आरोपी को, अक्यूज्ड को मुक्त कर दिया जाएगा और मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन यदि डिफेंस एविडेंस की स्टेज के बाद और ट्रायल कोर्ट की फाइनल जजमेंट आने से पहले यदि बीच में बकाया राशि का भुगतान कर देता है दोस्तों, तो ऐसे में जो आरोपी, जो अक्यूज्ड है, उसको दोस्तों कोर्ट के समक्ष दोस्तों उसको एक कॉस्ट, एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो कि होगा दोस्तों 5% ऑफ द चेक अमाउंट। चेक का जो भी अमाउंट होगा उसका 5% एज अ कॉस्ट, एज अ पेनाल्टी उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर जो भी प्रिसाइडिंग जो कोर्ट होगी उनके सामने वहां पे देना होगा, डिपॉजिट करना होगा दोस्तों, विथ कॉस्ट सेटलमेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि यह मामला, यह चेक बाउंसिंग का मामला यदि सेटल्ड होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है बिफोर दी सेशन कोर्ट, बिफोर दी हाई कोर्ट, यदि मामला उस स्तर पे, उस स्टेज पे जाकर सेटल्ड होता है, तो ऐसे मामले में आरोपी और अक्यूज्ड को 7.5% ऑफ द चेक अमाउंट, चेक की अमाउंट का 7.5% एज अ कॉस्ट और पेनाल्टी दोस्तों देना होगा। यदि यह मामला बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 7.5%, लेकिन यदि यह मामला सेटल्ड होता है, कंपाउंड होता है, समझौता होता है दोस्तों बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे मामले में चेक के अमाउंट का दोस्तों 10% एज अ पेनाल्टी, एज अ कॉस्ट, एज अ फाइन उस आरोपी, उस अक्यूज्ड को देना होगा दोस्तों। तो
चेक का अमाउंट तो देना ही होगा, लेकिन अलग से 10% ऑफ द चेक अमाउंट पेनल्टी और कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि मामला अपील में जा रहा है, रिवीजन में जा रहा है, बिफोर दी हाई कोर्ट, बिफोर दी सेशन कोर्ट, तो दोस्तों वहां पे है 7.5%। और यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर मामला सेटल्ड हो रहा है तो 10%। और दोस्तों यदि डिफेंस स्टेज के बाद और दोस्तों ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने से पहले के बीच में यदि मामला सेटल्ड हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है दोस्तों, तो 5% एज अ कॉस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। तो दोस्तों 15 साल पहले वाला जो मामला था, दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल वाले मामले में, 2010 वाले मामले में भी इसी तरीके का एक गाइडलाइंस जारी किया गया था, लेकिन यहां पर कुछ अमाउंट को, कुछ जो परसेंटेज ऑफ जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पूरे लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग के जो मामले जो काफी समय से लंबित पड़े हैं कोर्ट के अंदर, उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, जल्द से जल्द ऐसे मामले खत्म हो जाए और दोस्तों इसमें अधिक से अधिक सेटलमेंट हो, समझौता हो, नेगोशिएशन हो। इस चीज को लेकर, इस चीज पे ज्यादा दोस्तों जोर और फोकस किया गया है इस लैंडमार्क जजमेंट्स और गाइडलाइंस के अंदर दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।